साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हिंदी व्याकरण में हम शब्द शुद्धि की बात कर रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा इससे पूर्व ली जा चुकी है और आज जो है इसी प्रकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं और शब्द शुद्धि के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों की बात करने वाले हैं। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में कहा था कि ये जो शब्द शुद्धि की जो कक्षाएं हैं ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ ही सामान्य जो अध्येता है, जो हिंदी सीखना चाहता है, चाहे उसके पास विषय कोई भी हो, कुछ बहुत सामान्य अशुद्धियां हैं जिसको एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो आइए आज कुछ इसी प्रकार की चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आज हम ये ले रहे हैं कि हिंदी भाषा में हल जो चिन्ह है, हल का मतलब आप समझते हैं, अपने यहां पर हिंदी भाषा में किसी भी वर्ण को यदि स्वर रहित दिखाना है, किसी भी वर्ण को यदि स्वर रहित दिखाना है तो उस वर्ण के नीचे हम लोग इस प्रकार की एक रेखा लगा देते हैं। इसे हम हल चिन्ह कहते हैं। और हल है जिसके अंत में ऐसे शब्द को हम हलंत कहते हैं। तो देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ बहुत लोकप्रिय अशुद्धियां हैं। देखिए, मैं आपको सदैव कहता हूं कि संसार में अनंत ज्ञान है, अनंत शास्त्र हैं, इसलिए और हमारे पास स्वल्प काल है, इसलिए कहते हैं कि यत् सारभूतम तद उपासनीयम। जो सारवान चीज है उसी की उपासना हमें करनी चाहिए। तो कुछ शब्दों को मैंने लिखा है, इसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि हल चिन्ह लगाने से और न लगाने से उस शब्द का जो अर्थ है वो कितना परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, हमें इस बात को जानना चाहिए। साथियों देखिए, मैंने यहां पर दो शब्द लिखे हैं, एक जगत में त हलंत है और इस जगत में त हलंत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमें कहां होती है कि इस प्रकार के जो दोहरे शब्द हैं, जिनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हल चिन्ह का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है। जगत यह भी ठीक है और जगत यह भी ठीक है, लेकिन दोनों ही शब्दों का अर्थ भेद है, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। देखिए, ये जो जगत पहला जिसमें हलंत लगाया मैंने, इस जगत का अर्थ होता है संसार। जो ये संसार है, जो हिलने डुलने वाला है, गम धातु से बना है, ये जो हिलने डुलने वाला जो है, हिलने डुलने वाला वह संसार है और उसके लिए सही शब्द का प्रयोग होना चाहिए जगत। जबकि ये जगत त जिसमें त हलंत नहीं है, इस जगत का जो अर्थ है वो है कुआं जो है, उस कुआं का जो चबूतरा जिसे मेड़ कहते हैं और उसमें खड़े होकर के जहां से पानी भरा जाता है, खड़े होकर के जहां से पानी भरा जाता है वह जगत है। साथियों, हमें यह ध्यान रखना चाहिए, यदि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से कहूं तो यह शब्द युग्म है। एक का अर्थ है जिसमें हलंत है, इसका अर्थ है संसार, हिलने डुलने वाला। दूसरा जगत जो है जिसमें हलंत नहीं है, वह कुआं का चबूतरा जहां पर खड़े होकर के हम पानी भरा करते हैं, वह जगत है। अब आइए इस शब्द के विषय में हम किस प्रकार से और चिंतन कर सकते हैं। कुछ साथियों का और कुछ शिक्षक साथियों का भी यह कहना है कि इस शब्द का हिंदी में हल चिन्ह हट गया है। मुझे किसी प्रकार का कोई पेट में दर्द नहीं है, यदि हल चिन्ह हट गया है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पर है, उनके स्टेटमेंट पर यह आपत्ति है कि हल चिन्ह हटना वैयक्तिक नहीं है। यदि हिंदी निदेशालय क्रियान्वयन कार्यालय ने इस जगत को मानक मान लिया होता, तब तो मैं कहता कि परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थी जगत को हलंत लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो उसके जीवन का प्रश्न है। वहां पर मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि हम हिंदी के राजभाषाई रूप के उपासक हैं, न कि राष्ट्रभाषाई रूप के। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र के अधिसंख्यक लोगों के जो संपर्क की भाषा है वह राष्ट्रभाषा है, जबकि राजभाषा जो है इसका अर्थ है राजकाज की भाषा, जो विधिक है, जो मानक है, जो खड़ी बोली से हिंदी का जो विकसित रूप हुआ उसमें ये जगत
हलंत वाला ही संसार है। और दूसरी बात यह है कि भाई जब अर्थ ही अलग अलग है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हलंत की आवश्यकता नहीं है। आज मैं इस चीजों पर विस्तार से बात करने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, मेरे साथ साथ लिखिए। साथियों, मैं कई बार ये देखता हूं, एक शब्द लिखा होता है जगत पिता। अब ये जगत पिता यदि आपसे शब्द कोई पूछता है, क्या आप उसको ठीक मानेंगे? ये जगत पिता का अर्थ क्या है? वस्तुतः शब्द है जगत पिता, शब्द तो यह होना चाहिए जगत पिता। इसका अर्थ तो क्या है? पिता का अर्थ तो पालन करने वाला, जिसे पिता स्वामी कुछ भी कह लें। और इसका अर्थ क्या है? कुएं जो है, कुएं का जो चबूतरा है उस पर खड़े होकर भरने वाली मेड़ के पिता। ये जगत जो हिलने डुलने वाला जो संसार है, उसका जो पालक है, उसका जो स्वामी है, उसका जो अधीश्वर है, उसके लिए तो जगत पिता शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। एक और बात मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि हम कुछ लोग कुआं लिखते हैं, कुछ लोग कुआं लिखते हैं, लेकिन ये कुआं भी नहीं, शुद्ध शब्द है कुआं। और कुएं देखिए, बोलने से मैं कई बार ये कहता हूं कि हिंदी भाषा में जो शब्द अशुद्धि का जो मुख्य कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है, वह हमारा उच्चारण का भ्रष्ट होना है। हमारा उच्चारण गलत हुआ और उसके कारण हमने बहुत सारी चीजों को, हम जब कुआं बोलने लगे, अब कुआं ही बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साथियों आप सबसे कहता हूं, आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। ये एक जो है कुआं और कुआं, ये आपकी जिंदगी को कहां से कहां ले जा सकता है। ये शब्द शुद्धि में पूछा गया शब्द है, इसलिए कुआं बोलिए, कुएं ही लिखिए। कुआं बोलोगे तो कदाचित कुआं लिखोगे, कुछ लोग कुआं लिख देते हैं। संस्कृत का शब्द है कूप, और उसका अपभ्रंश रूप जो है वो जिसको हम तद्भव कह सकते हैं, वो कुआं है, कुआं नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपसे जगन्नाथ की संधि पूछता हूं, और जो ये लोग कहते हैं कि हल चिन्ह हट गया है, उनसे फिर बात करें आप लोग कि जगन्नाथ का संधि चिन्ह क्या करोगे? तब वो रटे रटाए तोते होते हैं और वो कहते हैं कि जगत और नाथ। अरे जब हल चिन्ह हट गया तो जगन्नाथ की संधि विच्छेद, फिर हमें जगत और नाथ, तो जगत करो ना, तब पूरा करो। और फिर या फिर इसको जगन्नाथ लिखो। जगन्नाथ क्यों कहते हैं? जगदीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत और ईश्वर होगा कि नहीं होगा? जगत और ईश्वर। यहां पर यदि आप जगत त पूरा कर दोगे तो कभी जगदीश्वर, कभी जगदीश और जगदीश्वरी शब्दों का निर्माण कभी हो ही नहीं सकता। ये कितनी तार्किक भाषा है। और यही कारण है कि जब देवनागरी का नाम आता है तो वस्तुतः मन मस्तिष्क जो है गदगद हो जाता है। और साथियों, गदगद में भी समस्या हम करते हैं, अभी हम बात करेंगे, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्याकरण जो है वो वैयक्तिक नहीं है। लिख लें मेरे साथ, व्याकरण वैयक्तिक नहीं है। ये स्वरुचि भोज नहीं है कि इसका हट गया है, इसका हलक चिन्ह हट गया, इसका नहीं हटा। ऐसा नहीं हो सकता। शब्दों के मामले में हमारी वैयक्तिक विचारधारा को मैं आग्रह करता हूं शिक्षक साथियों से भी कि वो उतार के रख दे, उसके बाद में स्वतंत्र होकर के उस बात का विचार करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो चलिए साथियों, इन दोनों का अर्थ मैं बता चुका हूं, जगत और जगत। उसके बाद में देखिएगा दूसरा शब्द आपको दिखाई दे रहा है। एक शब्द लिखा है मैंने सन, जिसमें न हलंत लिखा है और एक लिखा है सन। देखो ये सन जो है ये वर्ष सूचक है, ये वर्ष का सूचक है। आप बिल्कुल निर्द्वंद्व होकर के इन शब्दों को लिखें, उच्चारित करें। ये सन है और ये सन है, ये सन है, सन और ये सन है। ये सन जो है वो जो जूट कपास जो है, ये जूट और कपास जो है उसके लिए जो आता है वो सन है और ये सन है। तो ये संवत वाला है, वर्ष सूचक, और ये जूट और कपास के लिए है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे एक बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये कुछ लोकप्रिय अशुद्धियां हैं जो परीक्षा में तो पूछी जाती है, लेकिन बड़े कुछ अच्छे शिक्षक भी और भाषा से जुड़े शिक्षक भी गलतियां इस प्रकार से करते हैं। देखो, न ही सर्वे सर्वम जानाति, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, और जो पूर्ण मानता है अपने आप को वह बहुत बहुत बड़ी भूल भी कर रहा है। साथियों, हम इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर सामान्य बुद्धि की अपेक्षा जहां पर होती है उसका प्रदर्शन तो हमें करना ही चाहिए। एक है अहम और एक है अहम। ये जो अहम है ये हिंदी में म का पर्याय है।
म का जो पर्याय है, ये शब्दयुग्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये अहम जो है वो म का पर्याय है। इसी अहम से अहंकार बनता है। अहम और कार से म हलंत होता है अहंकार। इसी अहम से अहमन्यता बनता है। अहमन्यता, जो अहम को मानने का, जो केवल मैं को ही मानता है और इस संसार में किसी को नहीं मानता, वो अहमन्य व्यक्ति होता है। अहमन्यता नहीं, अहमन्य। तो ये जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के जो शब्द है उन शब्दों का प्रयोग, ये मैं का प्रयोग है। ये अहम जो है, ये देखो, ये खास में भी नुक्ता लगेगा, खास, महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध। हम ये कहते हैं कि वह व्यक्ति अहम है, अर्थात मेरे लिए खास है। वह जो है उसको, उससे अहम जिम्मेदारी दी गई है। अहम, तो अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ये हलत चिन्ह लगने से, नहीं लगने से पूरी दुनिया बदल गई, शब्द का अर्थ बदल गया, उसका संदर्भ बदल गया। तो ये विशेष बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। आइए हम आगे बात करते हैं। दो शब्द ले रहा हूं, एक अंतर है और दूसरा अंतर है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अंतर एक उपसर्ग है। ये अंतर एक उपसर्ग है। जब हम कहते हैं अंतर्गत, अंतर्निहित, अंतरंग, अंतरराष्ट्रीय, वो जो कह रहे हैं यहां पर अंतर उपसर्ग है। और ये अंतर जो है, इसका अर्थ है फर्क, दूरी। जैसे मैं कहता हूं कि जयपुर और दिल्ली के मध्य इतना अंतर है, इस अक्षांश और उस अक्षांश के मध्य इतना अंतर है, अर्थात फर्क और दूरी है। और ये जो अंतर है ये उपसर्ग है। और यही कारण है कि देखो, एक मैं आपको एक और बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। हम लोग दो तरह के शब्द लिखते हैं, एक तो है अंतरराष्ट्रीय और एक है अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय। आप लोग कभी विचार कीजिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। मैंने बताया कि ये अंतर जो है ये उपसर्ग है, पहले वाले में अंतर लगा है, दूसरे में अंतर लगा है। ये अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रों के मध्य का जो फर्क है, जो दूरी है, उसको दिखाता है। इसलिए जो हम भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, वह जब हम कहना चाहते हैं तो र को नीचे पूरा लिखिएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है। और वो कोई इस कक्षा को, यदि कोई संस्कृत का विद्यार्थी भी सुन रहा है, तो संस्कृत में ये दोनों ही अशुद्ध है। संस्कृत में इंटरनेशनल के लिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रयोग है, वहां पर अलग बात है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंग्लिश में दो शब्द हैं, ये ऊपर वाला इंटरनेशनल है और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल है। तो इनमें ये दोनों उपसर्गों का अंतर यदि हमें समझ में आ गया तो ये शब्द भी, जब मैं कहता हूं अंतरराष्ट्रीय, ऊपर वाला जो अंतरराष्ट्रीय जब मैं कह रहा हूं, जिस पर र को ऊपर मैंने लिखा है, इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे। इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे का मतलब है, जैसे पंजाब और राजस्थान के मध्य यदि कोई विवाद है तो वो मुद्दा जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। और अंतरराष्ट्रीय युद्ध, इसका मतलब किन्हीं दो देशों के मध्य होने वाला, तो ये दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय है और ये देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय है। इंट्रानेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। कुछ समाचार पत्र इसको अपनाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये आम गलती है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों चलिए आइए, तो अब देखो ये अंतर और अंतर का आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से अंतरदेशीय हम कहते हैं, अंतरदेशीय में भी अंतर उपसर्ग जुड़ा होता है। अंतरदेशीय, ये अंतरदेशीय रहा आपका। देश के अंदर चलने वाला जो पत्र है वो अंतरदेशीय है। जाति के अंदर जो विवाह होने वाला है वो अंतरजातीय है। अंतरजातीय, अंतर्मुखी, जो अपने ही अंदर रहता है वो अंतर्मुखी है, और दो मुखों का अंतर है तो वो अंतर्मुखी है। तो अंतरराष्ट्रीय, र ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का अर्थ मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। मैंने थोड़े संक्षिप्त में इसको बताया, कभी और इसके बारे में विशेष रूप से मैं बात करूंगा। कोई साथी नया है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप संधि प्रकरण में आप देख लें, विसर्ग संधि में मैंने इसको बहुत भली भांति आपको समझाया है। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूं, ये अंतर वाली बात हो गई। उसके बाद में देखो ये दो शब्द है, एक मैंने लिखा है बम, बम में म हलंत है, एक बम। ये जो बम है ये शिव आराधना का, शिवाराधना का सूचक शब्द है। बम बम बोले,
तो बम बम भोले जो हम बोल रहे हैं उसमें बम है, और ये बम जो है ये विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक पदार्थ जो है उसके लिए बम है। तो एक बम और एक बम, इन दोनों का हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सकता है शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें और शुद्धता के प्रति आग्रह भी रखें। उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, आगे देखिए। ये एक शब्द है कीर्तिमान और एक शब्द है कीर्तिमान। साथियों ये बहुत देखो, ना हलंत वाला जो कीर्तिमान है इसका अर्थ है यशस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी। वो कीर्तिमान, वो कीर्ति से बना है, और ये कीर्तिमान जो है ये रिकॉर्ड है। उसने वो कीर्तिमान बनाया, ये उसकी उपलब्धि थी। ये तो प्रसिद्धि वाला कीर्तिमान है, यशस्वी जो है, और ये उपलब्धि और रिकॉर्ड वाला कीर्तिमान है, दोनों ठीक है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही विशेष बात थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई है। साथियों इसी के साथ में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं। आइए देखिए, ये कुछ शब्द मैंने आपको लिखे हैं, और इन शब्दों में कहां पर किस शब्द में हल चिन्ह का प्रयोग मैंने ठीक किया है, किस में नहीं किया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, जैसे मैं बोलता हूं पश्चात। देखो ये पश्चात जो शब्द है उसमें त हलंत आएगा। ये पश मूल शब्द था, और पश की जो पंचमी विभक्ति एक वचन है, जैसे राम की रामात बनती है, ये हिंदी के तत्सम शब्द है। इसमें कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो शब्द मैंने आपको लिखे हैं, ये सारे के सारे शब्द तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द नहीं है। क्योंकि हल चिन्ह का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही होना चाहिए। ये तत्सम शब्दों की पहचान है, और इन शब्दों के माध्यम से ये एक एक शब्द नहीं है। इन एक एक शब्द के माध्यम से न जाने कितने शब्द बनते हैं। देखो ये पूछा गया शब्द है, पश्चात में पश मूल शब्द था, पंचमी विभक्ति में जैसे रामात में त हलंत आता है, पश्चात में भी आएगा। और हम जब कहते हैं कि पश्चात और ताप, तो ये शब्द बनता है पश्चात। ये त पहले से आधा था, ये ता इसमें जुड़ गया, पश्चाताप, पश्चाताप, लेकिन हम पश्चाताप बोलते हैं। तो पश्चाताप बोलने से ये जो पश्चाताप जो लिख रहे हैं आप लोग, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ये ठीक है पश्चाताप। ताप गर्मी को कहते हैं, ताप दुख को कहते हैं। किसी भी चीज के पीछे होने वाला, पश्च पीछे, पश्च पीछे, पश्च पीछे होने वाला जो ताप है वह पश्चाताप है। इसी प्रकार तत्पश्चात लिखते हो, तत्पश्चात में त हलंत करना है, क्योंकि तत् इधर आ गया है तो त आगे रहेगा, तो त हलंत रहेगा। तो पश्चात है, तत्पश्चात है, पश्चाताप है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आइए, पश्चात की हमने बात कर दी। अब हम आगे बात करते हैं कि सम्यक शब्द का क्या मामला है। सम्यक शब्द जब अपनी मां के उत्पन्न हुआ था पहली बार, तब ये सम्यक जो शब्द था उसमें क हलंत था। इसका आप देखो, इसका तरीका क्या है साथियों। कहते हैं कि विद्या अध्ययन प्रसिद्धति, मां सरस्वती किससे प्रसन्न होती है? अध्ययन से। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बार बार इसका रिवीजन करें, क्योंकि मैं सदैव कहता हूं कि रिवीजन ही डिवीजन है। जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपको डिवीजन अच्छा मिलने वाला है। देखो सम्यक शब्द में क हलंत करना है, ध्यान रखना। क्यों करना है? क्योंकि हम जब सम्यक और दर्शन करते हैं, सम्यक और नीति करते हैं, तो ये क हलंत है, हलंत क का हलंत ग बन जाएगा और शब्द बनता है सम्यक दर्शन। और दूसरी बात, शब्द शुद्धि के लिए मैं सदैव आपको कहता हूं कि विद्यार्थियों को एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए, ये साधना है, और ये साधना एक दिन से साधी नहीं जाती, जो लगातार चलती रहे। लगातार अपने आप को उन्नत बनाइए, लगातार अपने आप को समृद्ध करिए, लगातार लगे रहें, और लगातार जो लगा रहता है वो सदैव आगे निकल जाता है। मैं जो ये कक्षा जो अभी ले रहा हूं, आप चाहे रीट परीक्षा दे रहे हैं, पटवार दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, रीट दे रहे हैं, या कुछ भी नहीं दे रहे हैं, केवल हिंदी के प्रेमी हैं, तो सबके लिए समान रूप से उपयोगी हो सकती है। सम्यक शब्द में क हलंत आएगा, आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। विराट, ये विराट जो शब्द है इसमें ट हलंत होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे हम बोलते हैं विराट नगर, तो विराट नगर का संधि विच्छेद विराट और नगरी, या विराट नगर जो है नगरी कर देते हैं, तो ये विराट नगरी, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है। ये बहुत आवश्यक है। मैं कहता हूं कि आपका व्यक्तित्व विराट है, तो विराट में ट हलंत करोगे तो ही विराट दिखेगा, नहीं तो नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना जा रहा हूं, और वो है श्रीमान। साथियों मैंने अभी आपको कहा
कि हमारी समस्या क्या है। जिस चीज को हम जानते हैं उसमें कहते हैं कि यहां पर हलंत आएगा, नहीं जानते हैं उसको कहते हैं कि नहीं आएगा। मैं देखता हूं कि विद्यार्थी के सामने समस्या यह है कि गुरुजी जो है वो हमें इस बात का विषय पर कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट राय नहीं देते हैं। ये वस्तुतः एक पृथक पूरा का पूरा स्वतंत्र बिंदु है, मैं इस पर बात करने वाला हूं। लेकिन क्या करता है विद्यार्थी, डरता डरता छोटा सा हलंत लगा देता है। यदि किसी ने कहा कि हलंत नहीं आता तो नहीं ये तो ऐसे ही हो गया है गलती से, और किसी ने कहा हलंत आता है तो देखो गुरुजी ध्यान से ये हलंत लगा रखा है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के शेर बन के ना को हलंत कीजिएगा, आपको दुनिया में कोई गलत नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूल शब्द श्रीमत था, श्रीमत मूल शब्द था, और श्रीमत से पुल्लिंग में श्रीमान बनता है, स्त्रीलिंग में श्रीमती बनता है। श्रीमती में भी हमारी समस्या है, श्रीमती में भी हम ती को ह्रस्व कर देते हैं, ती को छोटी कर देते हैं। ये मति श्रीमती हम ऐसे लिख देते हैं, ये श्रीमती गलत है। ये मति का तो बुद्धि है, और ये मति वाली, श्री वाली, ऐश्वर्य वाली। मैंने आपको कहा पत्नी है, श्रीमती है, जानकी है, नदी है, ये जितने भी शब्द है, पार्वती है, द्रौपदी हैं, ये सारे के सारे शब्दों में दीर्घ ई का प्रयोग आप करें। ये कुछ नियम है, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीमती ही लिखें, श्रीमती ये नहीं लिखें। और इसका भाववाचक शब्द बनता है श्रीमत्ता, श्रीमत्ता। इसलिए श्रीमान की यात्रा, ये श्रीमान पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, और ये भाववाचक शब्द है। साथियों मैं एक शब्द और बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा भगवत मूल शब्द है, और भगवत भक्ति का जब विग्रह करते हो तो भगवत और भक्ति का विग्रह भगवत और भक्ति करोगे। आप मेरी बात से सहमत होंगे शायद। जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहता है, जो नाटकीय विद्यार्थी हैं, उनके काम की मेरी कक्षाएं नहीं है। जो वास्तव में पढ़ना चाहता है वो भगवत भक्ति का, भगवत और भक्ति का विग्रह जो है त का द हो जाता है, शब्द बनता है भगवत भक्ति। और भगवत गीता का भी भगवत गीता तो हलंत होता है। ये श्रीमत, भगवत, बुद्धिमत, धीमत, गुणवत, चरित्रवत, शीलवत, ये सारे के सारे शब्द एक ही फैक्ट्री से निकले हुए हैं, एक ही तरह के शब्द हैं, एक ही तरह की चीजें हैं। तो इन सब शब्दों में हलंत आना चाहिए। और वामन शिवराम आपटे आप लोग लिखिए, वामन शिवराम आपटे जो आज तक का सबसे प्रामाणिक हिंदी कोश है, संस्कृत हिंदी कोश, उस कोश में कहीं, पूरे कोश में 1200-1300 पृष्ठ का जो कोश है उसमें कहीं भी श्रीमान में न का हलंत को नहीं हटाया गया। भगवान में न हलंत आता है, चरित्रवान में न हलंत आता है, बुद्धिमान में न हलंत आता है। अरे श्रीमान में करोगे तो बुद्धिमान में भी तो करना पड़ेगा। ये बुद्धिमत मूल शब्द है, बुद्धिमत मूल शब्द है। ये भगवत से क्या बना? भगवान, भगवान से भगवती स्त्रीलिंग बनता है, और भगवत से भगवत्ता जो है वह भाववाचक शब्द बनता है। बुद्धिमत से बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमान बनता है इस पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनता है बुद्धिमती, और भाववाचक शब्द बनता है बुद्धिमत्ता। ये मत्ता डबल त है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीमत्ता, भगवत्ता, चरित्रवत्ता, बुद्धिमता, धीमता, गुणवत्ता। गुणवत चीज है, गुणवत मूल शब्द था, गुणवान, गुणवती, गुणवत्ता। इतना ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक और बिल्कुल मैथमेटिक्स टाइप ये चीजें थी, लेकिन हमने इसका विनाश कर दिया। और फिर ये बाजार में कहते फिरते हम कि यहां पर इस शब्द में हलंत हट गया, इसमें नहीं हटा है। अरे भाई व्याकरण है, व्याकरण तो सार्वभौम है, सार्वदेशिक है, सनातन वर्ष, सनातन काल से चली आ रही है। भाषा बदलती है, लेकिन यदि हम अब संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो संवैधानिक दृष्टि से मानक कार्यालय ने यदि इसको मान लिया कि बुद्धिमत्ता को आप हलंत लगा करके आप लिखिए, कोई समस्या नहीं है, तो हम मानेंगे, किसी और के कहने से नहीं। एक और शब्द के बारे में हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या है? देखो, एक शब्द है महत। महत शब्द से पुल्लिंग में बनता है, महान में न हलंत होगा, स्त्रीलिंग में बनेगा महती, और यहां पर शब्द बनता है महता। ये आपकी महता है भगवान कि आप जो है हमारे द्वार पर आए, ये महता शब्द है। लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? महानता। और कुछ लोग कहते हैं कि महानता शब्द ठीक है। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि महानता ठीक है तो फिर भगवानता बनाइए, फिर बुद्धिमानता बनाइए, फिर गुणवानता क्यों नहीं बनाते? बाजार में जो हमारा आम जो जीवन है उसमें मैं आजकल जो है सौभाग्यवानता शब्द भी सुन रहा हूं, प्रचलन में है। क्योंकि ये गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात है
एक व्यक्ति ने बोला, और नकारात्मक चीज जो है हमारे जीवन में सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है, वो बहुत जल्दी फैलती है आगे, ये ध्यान रखिएगा। आज यदि आपने इस बातों का ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी जो है भगवानता, बुद्धिमानता, गुणमानता, अब ये हिंदी की दशा और दिशा क्या होगी, ये हम सब लोगों के हाथ में है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। मैं आपको यहां पर छोड़ दिए जाता हूं कि यहां पर जैसे श्रीमत्ता शब्द है वैसे महत्ता शब्द है, तो महंता शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, कोई शब्द नहीं होता, ये आपकी महानता है, ये कहकर के किसी आपको घिराइए मत। ये आज का एक शब्द हो सकता है, ये बहुत बार बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन जिह्वा है, मनुष्य अपनी आदतों के अधीन होता है। आदतें ऐसी चीजें हैं जिनको बदला जा सकता है। जब मैं महानता बोल रहा हूं इसी मुख से, तो मैं महत्ता क्यों नहीं बोल सकता? और यदि मैं महानता को ठीक मानता हूं तो मुझे गुणवानता, बुद्धिमानता, सौभाग्यवानता भी बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रभाषा में तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा जो है वहां पर जरूरी नहीं है कि एक कृषक, किसान व्यक्ति को संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय आए तभी वो अभिव्यक्ति करेगा। भाषा उस रूप से बहता नीर है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से समझ में आना चाहिए, लेकिन जब मानव की बात करते हैं तब तो महानता शब्द अशुद्ध होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, इसको समाज में आगे इन चीजों को आप जरूर फैलाएं और टोकिए इन चीजों को, क्योंकि यहां पर कुछ नियम है। व्याकरण का अर्थ ही है नियमों, सिद्धांतों का संग्रह, समुच्चय। तो हमें यही बात ध्यान रखनी थी। साथियों, श्रीमान की बात कर ली, इसी प्रकार विद्वान शब्द में भी मूल शब्द क्या था, देखो एक बार फिर बता देता हूं। विद्वत शब्द था। विद्वत से पुल्लिंग में क्या बनता है? विद्वान। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? विदुषी। और भाववाचक शब्द बनता है विद्वत्ता। यदि महानता बनाते हो तो फिर विद्वानता भी बनाओ, लेकिन वहां पर हम नहीं बनाते। प्रचलन में शब्द आ गया, मैं मानता हूं कि मनोकामना शब्द पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोला जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए कोई भी लोक सेवा आयोग मनोकामना, अधोपतन, मनोचिकित्सा शब्दों को शुद्ध नहीं मानता। प्रचलन में होना अलग बात है। हम त्योहार बोलते हैं, त्योहार ही लिखते हैं, लेकिन ये बार बार पूछा जाने वाला शब्द है, बार बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया। त्योहार शब्द ठीक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और इन बातों को यदि आपने ध्यान आज नहीं किया तो ये कल आपके लिए सिरदर्द बन जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और साथियों, ये विद्वान, इसी भगवान की बात बता चुका हूं, भगवत और भगवान वाली। सम्राट में ट हलंत होता है। सम्राट में ट हलंत होगा। कुछ लोग सम्राट से स्त्रीलिंग बना लेते हैं, सम्राटनी। ये सम्राटनी नहीं होगा, सम्राट से सम्राजी शब्द बनता है, सम्राजी। इसको लिख लें, फोटो खींच लें दिमाग में, मन मस्तिष्क में स्क्रीनशॉट ले लें। ये सम्राजी शब्द है, साम्राज्य भी नहीं होता। सम्राट शब्द था, सम्राटनी नहीं होता। ऊंट से ऊंटनी तो बनेगा, हाथी से हथनी बनेगा, लेकिन सम्राट से सम्राटनी बनाना व्याकरण के विरुद्ध में है, इसलिए ऐसा नहीं बनाना है। इसी प्रकार विद्युत शब्द में त हलंत होता है, विद्युत है, विद्युत त हलंत है। इसी प्रकार तडित शब्द है, तडित, और तडित नहीं है, तडित शब्द है, तो तडित है। भाषाविद, विद जानने वाला अर्थ है, यहां पर संस्कृत में क्विप प्रत्यय, भाषाविद, भाषा को जानने वाला, द हलंत होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमें भाषाविद लिखना है तो भाषाविद ऐसे लिखोगे, ये गलत है, ये विद है, विद जानने वाले को कहते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, भगवत में तो त हलंत होता है, ये मान लिया मैंने, भगवत में त हलंत होगा, लेकिन भागवत में त हलंत नहीं होता। जहां पर नहीं होता वहां पर हम लगा देते हैं, जहां पर होता है वहां पर न जाने क्यों हम विस्मृत हो जाते हैं। ये भगवत शब्द था, और हिंदी की दृष्टि से देखो तो अप्रत्यय जुड़ गया, भ का भा हो गया, तो भागवत में हलंत नहीं होता। और कुछ शुद्धिवादी आचार्य ये सतत में भी हलंत कर देते हैं। सतत प्रक्रिया चल रही है, सतत, अरे भाई तत्, केवल तत् आता है तब तो हलंत आएगा, लेकिन ये तत् से भिन्न है। वो तत् संस्कृत का सर्वनाम शब्द है, तत् है, चित्त है, सत्य है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, सतत में त हलंत नहीं आता है। ये कुछ चीजें आज आपको निश्चय करनी है कि हमें इस रूप से ही आगे बढ़ना है, और आगे हम प्रयास करेंगे कि हम आने वाले लोगों को भी बताएं कि सतत में हलंत नहीं लिखें। और इसी के साथ कुछ कहते हैं शत नमन, 100%, या हम कहते हैं कि 100 नमन,
अरे भाई पहले नमन शब्द को तो कर लो, और कुछ तो नमन में भी हलंत लगा देते हैं। यहां पर शत में हलंत नहीं आता, सतत में नहीं आता, भागवत में नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें 100% में हलंत का प्रयोग नहीं करना है। साथियों आगे चलता हूं, और एक शब्द है वरन। ये जो संयोजक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, वरन में न हलंत होता है, ध्यान रखिएगा, वरन में न हलंत होता है, इसलिए हमें हलंत लिखना है। यथावत में त हलंत होगा, ये ध्यान रखिएगा, यथावत है, तथावत है, विधिवत है, इनमें हलंत होगा, लेकिन शाश्वत में नहीं होता। शाश्वत में त हलंत नहीं होता। शाश्वत शुद्ध शब्द है, शाश्वत, ये शाश्वत शब्द था, और इसकी शब्द की जो निर्माण प्रक्रिया है उसकी तरफ मैं आपको लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, यथावत में तो होगा, शाश्वत में नहीं होगा। कुछ लोग चुंडावत में भी लगा देते हैं साहब, चुंडावत, ये चुंडावत में तो हलंत नहीं आता। अरे ये वत जो है, ये एक जिसमें वत का अर्थ है के समान, ये वत जो है वो अलग है, शाश्वत वहां पर अलग शब्द था। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, आइए। परिषद में द सदैव हलंत लिखे। देखो परिषद है, द हलंत होगा, संसद है, द हलंत होगा, शरद है, द हलंत होगा, उपनिषद है, द हलंत होगा, आपद है, द हलंत होगा, विपद है, द हलंत होगा। ये सार्वभौम नियम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, समझ लें, जान लें, अभ्यास करें, रिवीजन करें, वही डिवीजन है। चलिए साथियों, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां तक आ गए हम। शाश्वत में तो हलंत नहीं है, विधिवत में होगा, परिषद में होगा, शाश्वत में नहीं है। चलो आगे चलता हूं। ये बहुत अच्छा शब्द है। मैंने कहा कि आज मेरा मन गदगद हो गया। गद अकेला लिखते हो तो द हलंत होगा, लेकिन गदगद में ये दोनों हलंत कर देते हैं, ये भूल है। गदगद पहले में तो उच्चारण ऐसे ही, गदगद इसको बोलने, क्योंकि देवनागरी लिपि में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। वो हिंदी वाला, इंग्लिश वाला मामला नहीं है कि ये कट, CUT कट और RU रन, तो यहां पर PUT पट क्यों नहीं होता। अब वो जो भी नियम होगा, मैं इसके विषय में विशेषज्ञ नहीं हूं, वहां अलग मामला, ये कट है, ये रन है, लेकिन ये पट नहीं है, ये पुट है। तो हमें इंग्लिश वाली चीजों को लिखने में तो क से शुरू होगा, लेकिन कनोलॉज है कि नॉलेज है, लिखने में साइकोलॉजी पी से शुरू होता है, तो पिस्कोलॉजी है कि साइकोलॉजी है, तो वह एक अलग विषय है। अन्य लिपियों में यह व्यवस्था कदाचित जो है, इस व्यवस्था का अभाव है, लेकिन देवनागरी लिपि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। आपको यह ध्यान रखना है, बहुत सरल बातें हैं। तो गदगद में द हलंत नहीं करें, अंत वाला। बुद्ध में भी यही बात है, मैं ऊपर लिख देता हूं, चलो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध में द पहले वाला हलंत कर दो, आगे वाला नहीं, क्योंकि बुद्ध इस प्रकार से ये द हलंत नहीं आएगा। चलो आगे बात करते हैं साथियों। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने कहा, हां, अकस्मात में त हलंत होगा, वृहद में होगा, संसद में होगा, उपनिषद में होगा, अर्थात, हठात और बलात् में भी तो हलंत होगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात, हठात, बलात्, अकस्मात एकदम। वृहद बड़े को कहते हैं। एक तो ये वृहद भी होता है और बृहद भी होता है, ये दोनों शुद्ध है। वृहद भी शुद्ध है और बृहद भी अशुद्ध है। संस्कृत में एक वार्तिक है, बवयोर अभेदः, बकार वकार में कोई भेद नहीं है, तो बृहद और वृहद दोनों चलता है। तो साथियों वृहद, संसद में द हलंत है। अरे जब हम संसद और सत्र, ये संसद सत्र, ये द का त हो रहा है। वो संसद, यहां पर वो परिषद की तरह, परिषद है, संसद है, जो मैंने भाषाविद बताया था। उसी प्रकार यहां संस्कृत की दृष्टि से देखें तो किप प्रत्यय है, और हिंदी ने इन शब्दों को उसी रूप में लिया साथियों। तो हमें इनके शब्द का महात्म्य रक्षित करना चाहिए। देखो हमारी हिंदी भाग्यशाली है, और हम उससे भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हिंदी हमारे यहां पर कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम, ये मेरा है, ये पराया है। इस प्रकार की गणना लघुचित्त वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी वसुधाएव वृद्धि संधि, वसुधा ही कुटुंब है। तो ये जो हमारी भावना है वो हिंदी भाषा में भी आ रही है।
क्योंकि हिंदी में तत्सम शब्द भी है, तद्भव भी है, देशज है, विदेशज है, संकर है, और ये हमारे सब अतिथि हैं। अतिथि के हम अतिथि जैसा खाता है, जिस प्रकार का खाता है उसका हम ध्यान रखते हैं। तो शब्दों का महात्म्य यदि आपको रक्षित करना है, जो शब्द जिस खान से निकला है, जो शब्द जिस रूप से हमारे सम्मुख आया है, उसके महात्म्य का रक्षण करना मानवों का कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य है। ये ध्यान रखना चाहिए अपने को, तभी ये संभव हो सकता है। उपनिषद में द हलंत आता है, अर्थात में त हलंत है, हठात अर्थात, अर्थ और त, अर्थ से पंचमी अर्थात, हट करने से हठात, बल से बलात्, बल से, इसका अर्थ होता है बलात् बल से, हठात हर्ष से, अर्थात अर्थ से, वृहद बड़ा, अकस्मात ये अचानक से। तो ये ध्यान है। लेकिन आगे जो मैंने ये शब्द लिखे हैं देखो, इनमें हलंत का प्रयोग कहीं नहीं करें। उदीयमान में न हलंत कर जाते, गलत है, वह अलग बात है। बुद्धिमान में होगा लेकिन उदीयमान में नहीं होगा। उदीयमान, शोभायमान, कंपायमान, इनमें हलंत नहीं। चलायमान, विराजमान, अभिमान और पहलवान, गाड़ीवान, कोचवान, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में न हलंत नहीं लिखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हमने इस प्रकार से इन चीजों को देखा तो बहुत सारी चीजें स्वयं हम शुद्ध कर सकते हैं। ये मैंने आपको कहा कि ये एक तरह से युद्ध है कि हम शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें। और युद्ध जब होता है तो वहां पर धैर्य रखना पड़ता है। कोई शब्द शुद्ध है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। केवल रटने से, तोता बनने से इन शब्दों को नहीं जानेंगे। अब आइए, मैं कुछ यहां पर महत्वपूर्ण मैंने शब्दों को लिखा है और ये महत्वपूर्ण शब्द आपके सामने है। ये साथियों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आवर्तक त का प्रयोग होता है। आवर्तक अर्थात जिसको हम कहते हैं कि डबल त, आवर्तक त का प्रयोग होता है, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार से या इस प्रकार से लिखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आधा, ये पूरा। कहां पर आवर्तकता का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर नहीं होना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। साथियों देखो, महत्व में मूल शब्द महत है, मैं अभी बता चुका हूं, इसी से महान बनता है। यहां पर त्व प्रत्यय है, तो यहां पर महत्व में डबल त का प्रयोग करें। बहुत सारे बच्चे, सर इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, टोटल 10, 15, 20 शब्द है। अब यदि महत्व में आएगा तो महत्वपूर्ण में भी आप महत्वपूर्ण को यदि ऐसे लिखोगे, महत्वपूर्ण को, तो ये गलत है। इसमें भी डबल त आएगा, ये वाला महत और त्व भाववाचक प्रत्यय है। इसी प्रकार तत् मूल शब्द है, तत् संस्कृत का सर्वनाम बता चुका हूं, और त्व, तो यहां पर तत्व, अरे ये त्व भाववाचक है। यदि मैं इसको तत्व लिख रहा हूं तो इसका तो अर्थ है त का भाव, तकार का भाव, तकार का भाव, और इस तत्व का अर्थ है उसका भाव, तत्व, तस् भाव, तत्व, वह जो है उसका जो भाव है वो तो तत्व होगा। और भाई यदि त का ही भाव करना चाहो, त धने वाला त का भाव करना चाहो तो तत्व लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सत मूल शब्द है, और सत के साथ में जब त्व जुड़ता है तो सीधा सीधा शब्द बनता है सत्व, लेकिन हम इसको लिखते हैं सत्व। ये तो स का भाव है, स का त्व है, और ये सत का भाव नहीं है। जो सत का भाव है वो सत्व है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इससे आगे कुछ लोग यहां पर सतोगुण बोल देते हैं। सतोगुण प्रचलन में क्यों आया, कैसे आया, ये मुझे समझ नहीं आया। सत और गुण से सदगुण शब्द बनता है, और सत, तम और रज, तमस और रजस, ये जो है संस्कृत के शब्द है, जो त्रिविध गुण है इस सृष्टि में। सत्व गुण, रजोगुण, सत्व गुण बोलना चाहिए। रजागुण, रजगुण से रजा और गुण से रजोगुण बन गया, विसर्ग संधि का ओ हो जाता है। तमह और गुण से तमोगुण बन गया, तो वहां पर तो तमो रजो आता है, लेकिन सतोगुण कैसे होता है, इस विषय में आप लोग सोचिए। तो यहां पर हमें सत्व ही लिखना है, तो यह ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में साथियों एक और बड़ा शब्द जिसको हम सब गलत करते हैं और बार बार हम देखते हैं। देखिए, यह शब्द था तत्, फिर था त्व, फिर अव उपसर्ग था, और आगे धान शब्द बना। इन सब को मिलाओगे तो ये तत्व, और फिर व का वा, फिर व, तत्वावधान। ये शब्द शुद्ध है तत्वावधान, लेकिन मैंने कहीं जब मैं इसको तत्वावधान में
मैं सदैव इसको या तो ऐसे तत्वावधान ऐसे लिखा देखता हूं, या फिर इस तत्वाधान को कुछ लोग तो तत्वाधान ही भी कर देते हैं और बोलते भी तत्वाधान है। शुद्ध शब्द है तत्वावधान, उसके तत्वावधान में तो हमें इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमारी बात बनने वाली है। चलिए साथियों, ये महत्व हो गया, तत्व हो गया, तत्वावधान हो गया, सत्व हो गया। आगे हम बात करते हैं। देखो प्रायश्चित, ये प्रायः शब्द था, आगे चित्त शब्द है। वो एक शब्द होता है, चित्त वो अलग है, ये चेतनता का वाचक है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यहां पर प्रायश्चित, यहां पर ये शब्द ये हो जाएगा, ये जो विसर्ग देख रहे हो उसका श बन जाएगा, और ये शुद्ध शब्द है प्रायश्चित। प्रायश्चित, तो ये प्रायश्चित जो है वो गलत है। उतुंग, देखो यहां पर उद और तुंग, उद और तुंग, तुंग कहते हैं शिखर को, ऊपर उठा हुआ जो है, ये द का त बन गया, शब्द बनता है उत्तुंग। इसी प्रकार से उद और तप्त से, उद और तप्त से उत्तप्त। अब आप उत्तप्त बोलोगे तो उत्तप्त लिख दोगे, उत्तप्त। इसी प्रकार उद और तीर्ण से, यहां पर सब में आवर्तक त का प्रयोग होने वाला है, उत्तीर्ण। उद और तेजक से उत्तेजक, द का त हो जाता है उत्तेजक। और उद और तर से, उद और तर से उत्तर। तो साथियों, ये उत्तर है, उतुंग है, उत्तप्त है, उत्तेजक है, उत्तीर्ण है। इन सभी शब्दों में आवर्तक त का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये छोटी छोटी चीजें थी। महत्वपूर्ण शब्द बता चुका हूं, महत्वपूर्ण ये डबल का आएगा महत्वपूर्ण। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जहां पर नहीं आता है वहां पर सजा देते हैं उसको, कर्ता, भर्ता, उपभोक्ता। तो यहां पर कर्ता में, कर्ता जो है त्रिधातु के साथ में त्रि प्रत्यय है, कर्त्री शक्ति मूल पद हो गया, कर्ता पुल्लिंग है, कर्त्री स्त्रीलिंग है, कार्य कर्ता, कार्य कर्त्री। ये कर्ता में डबल त का प्रयोग ना करें। संस्कृत में वहां पर एक द्वित्व की प्रक्रिया थी, तो संस्कृत में वो विकल्प से वहां पर एक त का आगम होकर के कर्ता शब्द का प्रयोग वहां पर किया जाता है। लेकिन हिंदी में जो सर्वग्राही पद है वह कर्ता है। इन शब्दों के जहां पर आता है वहां पर हम लगाते नहीं आता है उसकी जगह हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम शब्द के अंदर घुस करके उसका ऑपरेशन नहीं करते, उस शब्द की आत्मा को खोलते नहीं। यदि आपको किसी चीज को सीखना है, उसके भीतर आप प्रेम से प्रविष्ट हो जाइए, वो स्वयं में अपना स्वरूप आपके सम्मुख उद्घाटित कर देती है। यही हमारे जीवन का फंडा है। जिस किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हैं उसमें डूब जाइए, उसमें गोते लगाइए, उसमें लीन हो जाइए, उसमें तल्लीन हो जाइए, स्वयं में वो चीजें आपके सम्मुख प्रकट होने वाली हैं। चलिए साथियों, मेरा आज का लक्ष्य तो ये था कि मैं इन शब्दों के बारे में भी आपसे बात करूं, लेकिन आज जो है क्योंकि एक ही दिन में इतना देना जो है वो शायद उचित ना हो, इसलिए ये जो कक्षा है इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक कुछ चीजें मैं और ले लेता हूं 2 मिनट के लिए। ये देखो स्वादिष्ट, कनिष्ठ, क्योंकि ये वाले जो शब्द हैं ये स्त्रीवाचक शब्द है, सरोजनी, कमलिनी, प्रदर्शनी। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जब आगे की कक्षा हो जब तक आप इसका शुद्ध रूप भी सीख लें और देख लें तो और ज्यादा आनंद आएगा। चलिए, तो साथियों ये जो शब्द हैं स्वादिष्ट, कनिष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, अंत्येष्टि, ये जो इस प्रकार के जो शब्द हैं, कहां पर ट का प्रयोग होता है और कहां पर ठ का प्रयोग होता है, सच कहूं तो हम जचा जचा करके देखा करते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और भाषा में अच्छा लगने का कोई संबंध नहीं होता। भाषा का जो पेड़ है वो व्याकरण है, वो उसे चला करती है, व्याकरण रूपी सिद्धांतों से वो आगे प्रवाहित होती है। तो साथियों देखो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो मैं बता देता हूं कि इन शब्दों में थ का प्रयोग करें। स्वादिष्ट है, गरिष्ठ है, लघिष्ठ है, लघिष्ठ है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है। इन शब्दों में थ का प्रयोग करें। और ऐसा क्यों होता है हमें ये जानना चाहिए। देखो संस्कृत में एक प्रत्यय जिसे श्रेष्ठ शब्द बनता है, श्रेष्ठ, तो वहां पर इष्ठन प्रत्यय है, लेकिन हिंदी में इष्ट मानते हैं। और एक है हमारे यहां पर इष्ट, चाहा गया, इष्टि एक शब्द है यज्ञ करने का और एक शब्द है शिष्ट।
4 शब्द दे रहा हूं मैं आपको, कहां पर इष्ट आएगा, कहां पर इष्ट, कहां पर इष्टि और कहां पर शिष्ट। इस 2 मिनट में यदि आपने सीखा तो आप जीवन भर कभी गड़बड़ नहीं करोगे। ये स्वादिष्ट शब्द जो है, स्वाद इष्टम प्रत्यय किसी भी चीज की अधिकता को प्रदर्शित करने के लिए शब्द में जुड़ता है। जब मैं कहता हूं स्वादिष्ट अर्थात सबसे अच्छा, सबसे स्वाद वाला, संस्कृत में स्वादु शब्द होता है, स्वादु के साथ इष्टन प्रत्यय जब जुड़ता है तब स्वादिष्ट शब्द बनता है। तो स्वादिष्ट ठ का प्रयोग करें, लेकिन हम कुछ लोग स्वादिष्ट तम भी जोड़ देते हैं, वो गलत है। जैसे मैं सदैव कहता हूं कि श्रेष्ठ के आगे श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठ तम न जोड़ें, क्योंकि इष्टन प्रत्यय पहले ही विशेषण की उत्तम अवस्था का वाचक है, फिर से उसे तम जोड़ने की आवश्यकता कहां है। जो इष्टन काम करता है वही तो तम प्रत्यय काम करता है। लघुतम, महत्तम, इसमें आप तम जोड़िए, लेकिन श्रेष्ठ के साथ में सुंदरतम, नूतन, नवीनतम, तम का प्रयोग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ के साथ में तम का प्रयोग नहीं करें। इनके साथ गरिष्ठतम, लघिष्ठतम, वरिष्ठतम सदस्य गलत है। लेकिन पहले तो ध्यान रखें, ये स्वादु से बना है स्वाद से, ये गुरु से बनता है गरिष्ठ, ये लघु से बनता है लघिष्ठ, ये कन से बनता है कनिष्ठ और ये वर से बनता है वरिष्ठ। जो स्वाद अधिक अत्यधिक जो स्वाद वाला है वो स्वादिष्ट, जो गुरु जो भारी है वो गरिष्ठ, और जो लघु जो हल्का है वो लघिष्ठ, कनिष्ठ जो छोटा है वो कनिष्ठ, और जो वर अर्थात सबसे बड़ा है वह वरिष्ठ होता है। और इन शब्दों में हमेशा ध्यान रखें, हमने कहा परिशिष्ट, तो यहां पर शिष्ट का प्रयोग होता है। परि चारों ओर से, परिशिष्ट किसी पुस्तक के आगे या पीछे जोड़े वाला, जो जोड़ा जाने वाला जो अंश है वह होता है। जो छूट गया है, पीछे रह गया है, शिष्य बच गया है, वह परिशिष्ट है। इसी प्रकार से एक शब्द है अवशिष्ट, एक शब्द है अनुशिष्ट। तो इन शब्दों के साथ में शिष्ट का प्रयोग करें। लेकिन साथियों एक शब्द है अभीष्ट, यहां पर इष्ट का प्रयोग होगा। अभी और इष्ट से अभीष्ट बनता है। कुछ लोग इसको अभीष्ट लिखते हैं, कुछ लोग इसको ये सही करते हैं तो ये लिख देते हैं अभीष्ट। अभीष्ट का अर्थ है जो चाहा गया है, जो वांछित है, जो कांक्षित है, जो सबसे अच्छा लगता है हमें, वह हमारे लिए अभीष्ट है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिशिष्ट, अवशिष्ट, अनुशिष्ट, अभीष्ट है। इसी प्रकार इसमें इष्ट का प्रयोग हुआ। एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है वो अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार को कहते हैं। यहां पर अंत्येष्टि नहीं करो, अंत्येष्टि, अंत्य इष्टि, अंत्य अंत में होने वाला, इष्टि अर्थात यज्ञ, जो अंत में होने वाला जो यज्ञ है वह अंत्येष्टि है। उम्मीद करता हूं कि कहां पर ठ और कहां पर, इसी प्रकार अनिष्ट नहीं कीजिएगा। एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द बताता हूं, वरिष्ठ में तो ठ आएगा, लेकिन हमारा जो विशिष्ट अतिथि आते हैं वो विशिष्ट हैं, वो विशिष्ट नहीं है। वो विशेष रूप से शिष्ट अर्थात जो झुका हुआ है वह विशिष्ट है। हम उनको बोलते हैं विशिष्ट अतिथि। तो ये इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, समझना होगा। इन शब्दों को कहां पर शिष्ट, कहां पर इष्टि, कहां पर इष्ट और कहां पर इष्ट का प्रयोग हमें करना चाहिए। विशिष्ट शब्द का प्रयोग करें। इष्ट का अर्थ होता है चाहा गया, जो इष्ट नहीं है वो अनिष्ट, अनुपसर्ग है, अनिष्ट। मैं कहता हूं वो अनिष्ट हो गया, अर्थात ऐसा सोचा नहीं गया था, चाहा नहीं गया था, तब भी वो कार्य संपन्न हो गया, तब हम अनिष्ट बोलते हैं। तो अनिष्ट है, विशिष्ट है, अनुशिष्ट है, अवशिष्ट है, परिशिष्ट है। इसी प्रकार से एक शब्द है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ट। अब ये ट ठ वाला उच्चारण यदि हमारा ठीक होगा तो हम इसको शुद्ध करेंगे। उच्चारण भ्रष्ट होने के कारण ये पूरे के पूरे शब्द जो हैं वो गलत हो गए। और फिर हम जचा करके देखते हैं, या फिर जो है किसी आपका जो भी अभीष्ट प्राप्य उपास्य जो देव है उसकी जय बोलते हुए हम ए या बी भर देते हैं। ये अक्सर गलतियां हमसे होती है। अंत्येष्ट एक और शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तो कनिष्ठ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मैं बता चुका हूं, उधर वाला देख लें आप। मिष्ठान, साथियों ये शब्द है मिष्ट, मीठे को कहते हैं, और मिष्ट के साथ में अन जुड़ता है तो ये शब्द बनता है मिष्टान। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कई परीक्षाओं में पूछा ट का प्रयोग करें, ठ का नहीं होगा, ये ट, मिष्टान। लेकिन हिंदी में एक शब्द है मीठा और स्थान को जोड़ करके एक आजकल जो है मिष्ठान, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग हो रहा है। वह कदाचित अलग शब्द है, मीठा है जो स्थान, मीठा स्थान का मतलब मीठा मिलता है, ऐसा कोई स्थान जो मिष्ठान भंडार। क्योंकि हम मिष्ठान भंडार खोलने वाले नहीं हैं, मिष्ठान भंडार खोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन
क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में पास होना है, इसलिए मिष्टान कीजिएगा, मिष्ठान या मिष्ठान का प्रयोग न करें। इसी के साथ आपकी पूरी जीवन जो है वो मिष्ट हो, सुंदर जीवन बने, सुंदर विचार बने और सुंदर भावों के साथ मैं इस कक्षा को संपन्न करता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।